हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान असली क्लासेस में। पेपर वन के 101 101 वन लाइनर्स आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। इसके पहले पेपर टू शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन सब्जेक्ट के 101 वन लाइनर्स ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है। अगर आप शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं, अगर आप यूजीसी नेट में अपीयर कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जामिनेशन जो आपका जिसमें एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है अपीयर कर रहे हैं, तो ज़रूर इसके पहले वाले सेशन को जाके देखिए। वन लाइनर वो भी है 101 वन लाइनर, और ये सभी प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, यानी सीधे सीधे जो सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके मैं आया हूं। और आज पेपर वन यूजीसी नेट का जो पेपर वन होता है उसके 101 वन लाइनर होने वाला है, और इसके पहले पेपर वन के 51 वन लाइनर का एक सीरीज ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम से कम समय में रिवीजन करा दिया जाए, ताकि जब आप एग्जामिनेशन में बैठें जाएं अपीयर हों तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा ना लगे कि ये एलियन कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल हमने कभी पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, समझा नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। सेशन अगर बढ़िया लगे तो काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एग्जामिनेशन आपका नज़दीक है, अगर ये सभी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर ले। यहाँ देखिए नीचे में यहाँ टेलीग्राम का जो नाम है ज्ञानस्थली करके नाम है, ज्ञानस्थली क्लासेस, वो जरूर आप सर्च करें और वहाँ से आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अब बिना किसी देरी के आज के इस वन लाइनर सीरीज को। तो 101 वन लाइनर्स आपका सबसे पहला है, टीचिंग जो है ये बाईपोलर प्रोसेस होता है ना। ये हमने पहले भी समझा हुआ है कि टीचिंग टीचिंग जो है ये द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें टीचर और लर्नर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, यानी दोनों शामिल होते हैं। और ऐसे ही इन्वॉल्व नहीं होते हैं इसमें, और बेहतर इसको मैं बताऊं तो ये एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, यानी सक्रिय रूप से इसमें भागीदार होते हैं टीचर और लर्नर। और तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है वो होता है पाठ्यक्रम, करिकुलम, है ना। तो टीचर, लर्नर और करिकुलम, ये ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन होगा कि टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, है ना, जिसमें टीचर, लर्नर और करिकुलम तीनों शामिल होते हैं। सबसे बेहतर, सबसे प्रभावी शिक्षण जो है वो परिणामों के ऊपर केंद्रित होता है ना, कि क्या हम लर्निंग कर रहे हैं, उसका आउटकम क्या निकलेगा। आउटकम बेस्ड लर्निंग भी जिसे हम कहते हैं, या आउटकम बेस्ड एजुकेशन भी कहते हैं, ओबीई या फिर ओबीएल बोलते हैं, आउटकम बेस्ड लर्निंग, जिसमें हम पहले से ही बता देते हैं कि पढ़ने के बाद बच्चा क्या क्या कर सकेगा, क्या क्या उसके उपलब्धियां वो हासिल कर लेगा, किन किन चीज़ों को करने में वो सक्षम बन जाएगा। हमारा अगला है वन लाइनर, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट भी इसको हम कहते हैं। यानी इस ये क्या करता है, लर्निंग ड्यूरिंग टीचिंग को इम्प्रूव करता है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम फॉर्मेटिव इवेल्युएशन करते हैं ना, तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो होता है ना, ये मूल्यांकन शिक्षण के दौरान होता है। सबसे पहली चीज तो ये हो जाएगा कि ड्यूरिंग द टीचिंग होता है, क्लास में हो जाएगा, और ये लर्निंग को इम्प्रूव करता है, बेहतर करता है लर्निंग को, है ना। अच्छा, फॉर्मेटिव हो गया। समेटिव जो होता है ना, समेटिव इवेल्युएशन ये मेजर करता है अचीवमेंट एंड में, यानी ये अंत में होता है। जब आप मान लीजिए क्लास फिफ्थ में कोई बच्चा है और अब अंत में हम टेस्ट करना चाहते हैं कि पूरे क्लास फिफ्थ में उसने क्या क्या सीखा है, तो हम क्या करेंगे, समेटिव इवेल्युएशन करेंगे, और फिर उसके परिणाम के आधार पर उसको अगली कक्षा में जो है हम अम, भेजेंगे, उसके अगली कक्षा में प्रमोट करेंगे उसको। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, जब भी हम हमारे शिक्षार्थियों में कोई लर्निंग डिफिकल्टी, कोई सीखने में कठिनाइयां हैं उनको, और उसको उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, है ना। और डायग्नोज, जैसे डॉक्टर डायग्नोज करके आपके बीमारी का पता लगाता है, वैसे टीचर डायग्नोज करके बच्चों की सीखने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगाते हैं। और उसके बाद वो रेमेडियल टीचिंग देते हैं, है ना। रेमेडियल टीचिंग में जहाँ जहाँ, जिसको हम उपचारात्मक शिक्षण भी कहते हैं, तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है उसका उपचार करेंगे, है ना, तो रेमेडियल टीचिंग देते हैं। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट किसे कहते हैं पता चल गया। अक्सर ये डायग्नोस्टिक टेस्ट कक्षा शुरू होने से पहले या सेशन शुरू होने से पहले किया जाता है, ताकि हम बच्चों के करंट नॉलेज, उनकी जो अभी का जो उनका ज्ञान का स्तर है उसको हम जांच सकें। अच्छा, ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है, ब्लूम का वर्गीकरण कहते हैं, ये 3 क्षेत्र यानी 3 डोमेन पर आधारित होता है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक, यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, ये 3 इसमें इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। अच्छा, केसी आ से आपको याद ही होगा, केसी आ से मतलब क्या होता है, नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन असेसमेंट, ये के सी
आज से नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन असेसमेंट। उसके बाद से देखिए लास्ट में जो है ना ये इवैल्यूएशन आ गया है, इवैल्यूएशन याद रखिएगा, है ना। और सिंथेसिस जो है ये इसके जस्ट पहले, लेकिन बाद में क्रिएट को आगे किया गया। याद रखिएगा ये ब्लूम का वर्गीकरण है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। लेक्चर मेथड जो होता है ना, ये बड़े ग्रुप को अगर आप पढ़ा रहे हैं, एक साथ बहुत बड़े समूह को पढ़ाना है, तो व्याख्यान विधि का इस्तेमाल होता है। इसमें टीचर का मुख्य रोल होता है, लर्नर का रोल जो है ना वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी होता है। नॉलेज लेवल ऑब्जेक्टिव यानी ज्ञान उद्देश्य हेतु उपयुक्त होता है ये लेक्चर मेथड। और ना चाहते हुए भी ज़्यादातर हमें यूनिवर्सिटीज़ में यही देखने को मिलता है, क्योंकि समय का अभाव और पाठ्यक्रम काफ़ी विविध होता है, इस वजह से ये करना पड़ता है। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि। माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण 6 से 10 मिनट के शिक्षण चक्रों पर आधारित होता है। 6 to 10 मिनट टीचिंग साइकिल्स होता है माइक्रो टीचिंग, है ना। फ्लैंडर का जो इंटरैक्शन एनालिसिस होता है ना, ये क्लासरूम इंटरैक्शन को ऑब्जर्व करता है। फ्लैंडर का विश्लेषण कक्षा में परस्पर क्रिया को मापता है। आईसीटी क्या करता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इन्हेंस करता है लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी को। ये जो आपका शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण होता है ना, उसको प्रमोट करता है, क्योंकि आईसीटी के माध्यम से लर्नर खुद से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है, घर पे बैठे सीख सकता है, कम लागत, कम पैसे में और अपने समय पर, अपने सहूलियत के हिसाब से सीख सकता है। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी, ये जितना भी ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये कहाँ से आ रहा है? ये आपका आईसीटी से आ रहा है और लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी है, ये टीचर सेंटर्ड होता है। तो उसमें टीचर का मुख्य रोल होता है, लर्नर के टाइम के हिसाब से नहीं, टीचर के टाइम के हिसाब से चलना पड़ता। चलिए अब इसके बाद देखते हैं टीम टीचिंग यूजेस जॉइंट प्लानिंग एंड शेयर्ड। इससे क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, टीम टीचिंग से पिछले ही सत्र में क्वेश्चन पूछा गया था। टीम टीचिंग जो है ये जॉइंट प्लानिंग यानी संयुक्त योजना बनाना पड़ता है, सभी जो टीचर्स इन्वॉल्व होंगे वो प्लान करते हैं, और शेयर्ड रिस्पॉन्स, साझा दायित्व होता है सबका कि मुझे ये करना है, आपको ये चीज़ें पढ़ानी है, फिर ऐसे करेंगे, ये टीचर्स आपस में मिलकर करते हैं। रेमेडियल टीचिंग जिसका बात हमने किया था डायग्नोस्टिक टेस्ट के समय पे, ये लर्निंग की जो डेफिशिएंसी है, जो हमें सुधार करना है बच्चों में, जहाँ उनको दिक्कत आ रही है उसमें जो सुधार करना है, उसके लिए हम रेमेडियल टीचिंग देते हैं, और अक्सर ये अलग से दिया जाता है, कक्षा के दौरान ही नहीं बल्कि अलग से कुछ कक्षाएं आयोजित करके और उसमें प्रदान किया जाता है। बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद जो है, ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर चेंज पर आधारित होता है, उसके ऊपर जोर देता है, यानी प्रेक्षणीय व्यवहार परिवर्तन पर बल देता है बिहेवियरिज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, जिसको हम रचनावाद भी कहते हैं, ये सक्रिय ज्ञान निर्माण पर आधारित होता है। कंस्ट्रक्ट करना, ये बताता है कि चाइल्ड जो है वो खुद का नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेगा, एक्टिव एक्टिव होके, सक्रिय होके अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करेगा। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स जो है ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स होते हैं डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स के, यानी जो हम अपेक्षित सीखने के परिणाम जो चाहते हैं कि मिले, उसको ऑब्जेक्टिव्स जो है वो स्टेटमेंट के रूप में प्रदान करते हैं, है ना, कि क्या क्या हमें सीखना है। हमारे सामने ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि ये चीजें हम सीख जाएंगे आफ्टर दिस सेशन और दिस क्लास। तो ऑब्जेक्टिव मतलब आपका उद्देश्य। एक अच्छा शिक्षक कौन है? जो प्रतिक्रिया दे दे, फीडबैक दे दे कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, या फीडबैक ले ले, है ना, प्रॉम्प्टली, यानी समय पर, बिल्कुल सही समय पर अगर आपको फीडबैक मिल जाता है। मैं मान लीजिए मैं आपका टेस्ट लेता हूँ और आपने अच्छा नहीं किया, तो मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है, इसके ऊपर काम करिए। तो एक बेहतर टीचर का यही काम होता है, ना कि मजाक उड़ाना, ना कि सबके सामने उपहास उड़ाना, ये नहीं है। ट्यूटोरियल मेथड जो होता है ना कहीं इंडिविजुअल अटेंशन को मैक्सिमाइज करता है। जब आप देखते हैं ना ट्यूटर के पास या अपने ट्यूशन टीचर के पास आप जाते हैं, तो अलग से ट्यूशन लेने का क्या मतलब होता है? देखिए क्लास के साथ आप पढ़ रहे हैं तो आपके ऊपर इंडिविजुअल फोकस नहीं होता है। वही अगर आप ट्यूशन लेते हैं ना, तो वहाँ पर इंडिविजुअल फोकस होता है, एक बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान होता है, और इस वजह से ज़्यादा बेहतर इंडिविजुअल अटेंशन मिलता है और ज़्यादा बेहतर बच्चा सीख पाता है। स्वयं यानी जो भारत का अपना मूक प्लेटफॉर्म है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा ये पहल लाया गया था, जिसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। तो स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या होता है कि आप
स्वयं के जरिए दूर-दराज इलाकों से भी पढ़ सकते हैं। स्वयं प्रभा अलग है, स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल का संग्रह है। स्वयं जो है ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जैसे खान अकेडमी, कोर्सेरा, एडेक्स है ना, तो वो वैसे ही भारत का अपना ये जो है स्वयं है। पेडागोजी क्या है? पेडागोजी जो है ना वो साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग कहते हैं इसको, है ना? यानी अध्यापन का विज्ञान एवं कला को ही हम पेडागोजी कहते हैं और पेडागोजी जो है ना ये अक्सर बच्चों को जो हम कैसे पढ़ाना है ना? बच्चों का मतलब क्या है? अब फिर भी ले सकते हो कि 10th से 12 तक भी, कक्षा 12वीं तक भी चलता है। तो पेडागोजी और इसके ऊपर जाओगे आप जब हायर एजुकेशन है तो उसको हम कहते हैं एंड्रागोजी, है ना? एंड्रागोजी टर्म के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर। याद रखिएगा माल्कम नॉल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था कई बार ये पूछ चुका है एंड्रागोजी जो है वो उस टर्म को फेमस किसने किया था तो नाम याद रखेंगे, है ना? फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा फ्लिप कर देना। फ्लिप मतलब रोल बदल देना, जिसका जो रोल है। टीचर का रोल है कि वो टीचिंग और क्लासरूम में टीचिंग होता है और घर पर जाके रिवीजन। लेकिन यहाँ क्या है? फ्लिप क्लासरूम में कंटेंट जो है ये घर पे बच्चे पढ़ेंगे और क्लास में आके प्रैक्टिस करेंगे, मतलब बिल्कुल उलट हो गया। फ्लिप्ड कक्षा इसको हम कहते हैं, ये नए तरीके की पद्धति है। रिसर्च जो है, अनुसंधान जो है, ये एक सुनियोजित और एक तार्किक जांच, एक सिस्टमैटिक और लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो जाता है, एक सिस्टम फॉलो होता है रिसर्च में। सबसे पहले आप प्रॉब्लम का पता लगाएंगे, डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को। इसके बाद लिटरेचर रिव्यू करेंगे, पहले क्या क्या काम हो चुका है उसको देखेंगे। इसके बाद आप मेथड्स को एनालाइज करेंगे, कौन कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं। फिर सैम्पलिंग करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे। फिर एनालाइज करने के बाद से रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। फिर उसको जो है अलग-अलग पीयर रिव्यू होगा, है ना? अलग-अलग जर्नल्स में आप पब्लिश करवाएँगे, तो ये रिसर्च का एक तरीका है। हाइपोथेसिस क्या होता है? परिकल्पना एक टेंटेटिव, है ना? एक जो है अनुमान होता है, जो प्रोपोज़िशन होता है, जो जाँच योग्य है, जो टेस्टेबल है, जिसे जाँच किया जाता है। हाइपोथेसिस का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक जो है वो अ, नॉलेजेबल गेस हम इसको कह सकते हैं। आप एक गेस करते हैं, लेकिन हवा में नहीं करते हैं, इसके पीछे ज्ञान भी छुपा होता है ना? हाइपोथेसिस जो है टेस्टेबल प्रोपोज़िशन होता है। पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन मतलब जो भी जिसके भी ऊपर आप टेस्ट करने वाले हैं, जो भी आपके टेस्टिंग ग्रुप में आता है, वो पूरा पॉपुलेशन है। लेकिन सबका तो आप जाँच कर नहीं सकते ना, सबका नमूना तो आप ले नहीं सकते, तो सैंपल आप लेते हैं। तो आपके पॉपुलेशन को दर्शाने वाला उसका ही एक पार्ट, उसका ही एक हिस्सा जिसमें सभी जैसा कि आपके पॉपुलेशन में जो है वो दर्शाए, उसी का एक छोटा रूप सैंपल होता है। अच्छा। वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी का मतलब एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी का मतलब कंसिस्टेंसी। मतलब उम, अगर रिसर्च आपका वैलिड है, मतलब जो आप जाँचना चाहते हैं वही अगर आप जाँच रहे हैं तो रिसर्च वैलिड है। और अगर बार-बार भी रिसर्च करने के बाद सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है सिमिलर कंडीशन में, तो यानी आपका रिसर्च जो है वो रिलायबल है, स्थिर है, विश्वसनीय है ना? अच्छा, गुणात्मक शोध यानी क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ये कहीं न कहीं एक्सपीरियंसेस अनुभवों के ऊपर जोर डालता है, मीनिंग के ऊपर जोर डालता है ना? अर्थ के ऊपर जोर डालता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में नंबर नहीं आता है, क्वालिटी नाम से ही समझ में आया गुणात्मक शोध है ये। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है, ये कहीं न कहीं न्यूमेरिकल डेटा और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च न्यूमेरिकल डेटा को अगर आप स्टेटमेंट के फॉर्म में पेश कर दें तब भी चलेगा, लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च न्यूमेरिकल डेटा नंबर्स के ऊपर पूरी तरीके से सांख्यिकी के ऊपर आधारित होता है। एक्शन रिसर्च जो होता है ना, ये तत्काल कक्षा में सुधार के लिए इमीडिएट क्लासरूम इम्प्रूवमेंट के लिए टीचर द्वारा यूज़ होता है। याद रखेंगे कि शिक्षक द्वारा त्वरित अ, अगर कोई भी तुरंत आपको समाधान चाहिए तो उसके लिए एक्शन रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रयोगात्मक शोध कारण परिणाम स्थापित करता है, कॉज एंड इफेक्ट को एस्टेब्लिश करता है, एक कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है ना? एक ऐसा वातावरण होता है जिसमें आप चरों का को हेर-फेर करते हैं और सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती हैं। सैंपल करते समय एरर हो जाता है कई बार, बड़े सैंपल साइज़ में कई बार एरर देखने को मिलता है, बड़े नमूने से सैंपलिंग त्रुटि देखने को मिलती है। तो देखिए सैंपलिंग एरर जो है ना, वो जितना सैंपल आपका बड़ा होगा, उतना सैंपलिंग एरर कम होता जाएगा। और सैंपलिंग एरर होता क्या है, सैंपलिंग करते समय जो एरर आ जाता है, छोटा अगर नमूना होगा तो ऑफ कोर्स गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन नमूना अगर बड़ा होगा, अब इतना भी बड़ा ना हो कि पूरा ही पॉपुलेशन का सैंपलिंग करना पड़े, तो सैंपलिंग एरर जो है वो उसको कम किया जा सकता है सैंपल साइज़ को बढ़ा के। प्लेज़रिज़्म यानी साहित्यिक चोरी जो है वो क्या होता है? जब किसी और के काम को बिना उनको प्रॉपर
साइट किए, है ना? साइट का मतलब होता है कि उनको उनके काम का जो ये मिलना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए, वो बिना श्रेय दिए अगर आप उनके काम का इस्तेमाल करते हैं कहीं भी, तो वो प्लेज़रिज़्म के अंदर आता है, साहित्यिक चोरी के अंदर आता है ना? यूजीसी केयर ये क्वालिटी जर्नल का एक लिस्ट होता है, चूँकि अब तो ये बंद कर दिया गया है यूजीसी केयर, लेकिन फिर भी याद रखेंगे। उच्च गुणवत्ता वाले जर्नलों की ये सूची होता है जिसको हम कहते हैं यूजीसी केयर, है ना? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल में सबसे पहले ऑथर का लास्ट नेम होता है, फिर ईयर होता है ना? तो लेखक का लास्ट नेम, जैसे मेरा नाम अगर लास्ट नेम जो है वो तोमर है, तो सबसे पहले फर्स्ट में आप लिख देंगे तोमर और इसके बाद से ईयर लिख देंगे, है ना? 2025 ऐसे करके। तो ये एपीए स्टाइल होता है जिसमें लास्ट नेम पहले आता है। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? हमने रिसर्च के स्टेप्स में बात किया कि साहित्य की समीक्षा करना भी ज़रूरी है कि पहले क्या-क्या काम हो चुका है और कहाँ-कहाँ गैप है। तो कमियों को खोजना कि कहाँ पहले के रिसर्च में गैप रह गया और उस गैप को आइडेंटिफाई करना ही रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। नल हाइपोथेसिस यानी शून्य परिकल्पना, ये कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर नहीं आ रहा है उस ग्रुप के ऊपर, तो वो नल हाइपोथेसिस कहलाता है। मान लीजिए कि मैंने ये बोल दिया कि कोई भी ड्रग है, एक्स ड्रग हैज़ नो इफेक्ट ऑन किडनी पेशेंट्स। किडनी के रोगियों के लिए जो एक्स ड्रग है इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो ये एक नल हाइपोथेसिस हो गया, नो इफेक्ट, है ना? और अगर पॉजिटिव कह दूँगा तो फिर वो हाइपोथेसिस जो है ना वो कहीं न कहीं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में चला जाएगा। टाइप 1 एरर क्या है? टाइप 1 एरर है महापाप। महापाप क्यों कह रहा हूँ? कि मान लीजिए कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस सही है, फिर भी आपने रिजेक्ट कर दिया। मान लीजिए कि ऐसा है कि आपने बोला कि कोई भी प्रभाव नहीं है इस दवा का और आपने रिजेक्ट कर दिया इस बात को, चूँकि उसका कोई प्रभाव नहीं है, फिर भी अगर आपने उसको रिजेक्ट किया, तो उसको वो गलत इसलिए होगा क्योंकि उस ड्रग का सेवन होने लगेगा, उस दवाई का सेवन करने लगेंगे पेशेंट और उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उनकी उनकी बीमारी बढ़ जाएगी, है ना? तो इसलिए रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस ये महापाप कहा गया है कि अगर शून्य परिकल्पना है इसको गलत तरीके से अस्वीकार करना त्रुटि नंबर 1 टाइप 1 एरर होता है। टाइप 2 एरर क्या होता है? अगर आप अ, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना? तो देखिए, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना, रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ ट्रू नल हाइपोथेसिस या फिर एक्सेप्शन ऑफ फॉल्स नल हाइपोथेसिस ये टाइप 2 एरर में चला जाएगा, है ना? एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि देखिए एरर में भी जो है ना टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर जो है ये कई बार जो है आपसे ये यूजीसी द्वारा पूछा गया है और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है ना क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। स्टेटमेंट में क्या होता है ना कि आपसे 3-4 स्टेटमेंट दे देगा और उसमें से कोई सही, कोई गलत होगा, है ना? तो टाइप 2 एरर जो है टाइप 1 एरर के बारे में बता ही दिया कि क्या होता है ये यहाँ पर। कि अगर आपने रॉन्गली रिजेक्ट कर दिया ट्रू नल मतलब नल हाइपोथेसिस सही है लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो टाइप 1 एरर है। वही अगर आप जो आपका टाइप 2 एरर है इसमें शून्य परिकल्पना जो है एच नॉट हाँ ये एच नॉट इसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं और एच 1 अगर रहेगा तो इसको हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं। ये भी आप समझ लीजिए। और ये जो है नल हाइपोथेसिस अगर फॉल्स है फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो उसको हम टाइप 2 एरर कहते हैं, है ना? चलिए वेरिएबल्स जो है वो क्या है? चर जो है ये गुण को बदल देते हैं। वेरिएबल्स आर एट्रीब्यूट्स दैट वेरी। जो एट्रीब्यूट्स जो गुण हैं जो हमेशा बदलते रहते हैं उसको हम वेरिएबल कहेंगे। आपके रिसर्च में बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। मान लीजिए कि आप कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हैं। रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है ना रॉ मटेरियल मतलब क्या कच्चा माल जो खरीदा जा रहा है। मान लीजिए कि कोई भी चीज़ बनाने के लिए एक रेस्टोरेंट जो है मान लीजिए कि सब्जी बनाने के लिए आलू खरीद रहा है तो वो रॉ मटेरियल है। अब रॉ मटेरियल डेली इसका रेट चेंज हो रहा है तो वो वेरिएबल हो जाएगा। और फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आ जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाएगा रेंट, है ना? इलेक्ट्रिसिटी ये फिक्स्ड कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी तो फिर भी नहीं आएगा, रेंट तो आएगा ही फिक्स्ड कॉस्ट में आ जाएगा। फिर जो भी सामान खरीदा गया है जैसे टेबल है, चेयर है, ये सभी।
लेकिन वेरिएबल क्या हो जाएगा, जो हमेशा जिसका बदलाव होता रह रहा है। कभी 10 किलो आलू आया 20 रुपए के रेट से, कभी आया 15 किलो आलू 15 रुपए के रेट से, तो वो बदल रहा है ना। ये गुण जो बदलते हैं, ट्रिब्यूट्स जो वेरी करते हैं, उनको वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, कोरिलेशन यानी सहसंबंध का कतई मतलब ये नहीं है कि कॉज है, कारण है। कारण का प्रमाण जो है सहसंबंध नहीं होता। कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन, याद रखिएगा। पायलट स्टडी जो है, ये कहीं न कहीं फिजिबिलिटी ऑफ मेन रिसर्च। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे हैं। अब फुल स्केल रिसर्च करने से पहले हमने पायलट स्टडी किया। पायलट स्टडीज में हमने छोटे लेवल पर उसी अध्ययन को करके देखा कि छोटे लेवल पर क्या वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है पायलट स्टडी, तो फिजिबल नहीं है, तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं तो बड़े लेवल पर अगर हम कर देंगे तो हमारे पास कोई चांस नहीं रहेगा, और फिर हमारा उतने उतने बड़े लेवल से पीछे हटना जो है ना, ये बहुत आपको कहीं न कहीं घाटा हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो इसलिए पायलट स्टडी करके हम चेक कर लेते हैं कई बार। कई बार आप देखते होंगे ना कि कई कंपनीज़ जो है ये सैंपल देती हैं, और सैंपल दे के देखती है कि क्या क्या आ रहा है उसका रिस्पॉन्स, और उसके हिसाब से फिर फुल बैच जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी चीज़ का। छोटे-छोटे कोई भी एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, तो वो होता है पायलट स्टडी। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? खुले प्रकार के प्रश्न होते हैं कि उसमें कोई ऑप्शन नहीं दूँगा। मैं आपसे बोलूँ कि बताइए अभी हमारे देश की स्थिति क्या है? तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इससे हम क्वालिटेटिव डेटा, गुणात्मक डेटा इससे हमें मिलेगा। क्लोज एंडेड क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें ऑप्शन दिया जाता है और एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है। एथिक्स जो है, नैतिकता, ये कहीं न कहीं डिग्निटी, राइट और सेफ्टी ऑफ पार्टिसिपेंट्स का जो सेफ्टी होता है आपके रिसर्च में, जो प्रतिभागी हैं, उनकी गरिमा, उनका अधिकार और उनकी सुरक्षा की रक्षा करता है एथिक्स, नैतिकता। इसको हम रिसर्च एथिक्स के भी नाम से जानते हैं। शोध नैतिकता, रिसर्च एथिक्स, है ना? तो हमें कभी भी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं आपके रिसर्च में, उनकी डिग्निटी को कभी भी हमें हार्म नहीं करना है, उनके अधिकारों का हनन नहीं करना है, उनके सुरक्षा का खासा ख्याल रखना है, उनकी जो प्राइवेसी का हनन नहीं करना है। उन अगर कोई ऐसा डेटा है जो कि बहुत सेंसिटिव है, तो उस डेटा को प्रोटेक्ट करना हमारा काम है एज़ अ रिसर्चर। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? संचार में विचारों व भावनाओं को साझा किया जाता है। कम्युनिकेशन हमेशा याद रखिएगा, खुद से भी होता है, जिसको हम इंट्रापर्सनल बोलते हैं। इंट्रा मतलब हम खुद से कर रहे हैं कम्युनिकेशन। कई बार हम अपने आप से बात करते हैं ना कि भाई ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं बनना, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे अब मेडिटेशन, योगा के ऊपर ध्यान देना है। तो ये इंट्रापर्सनल बातें हैं। और इंटरपर्सनल मतलब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में अगर इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो वो इंटरपर्सनल। इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक, इंट्रा मतलब खुद से। तो ये हो गया। नॉइज़ क्या करता है? नॉइज़ जो है, एक तरीके से आप संचार में बाधा या व्यधा, इसको हम नॉइज़ कहते हैं। यानी अगर आपका मैसेज जो है, आपका संदेश जो है, ये अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं होता है, तो यानी उसमें कहीं न कहीं नॉइज़ है। नॉइज़ मतलब सिर्फ़ शोर ही नहीं होता है, अलग-अलग प्रकार का होता है। टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, वो भी नॉइज़ है ना? फिज़िकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो भी नॉइज़ है। एन्कोडिंग जो है, ये सेंडर करता है, डिकोडिंग जो है ये रिसीवर करता है, याद रखेंगे। प्रेषक एन्कोड करता है, प्राप्तकर्ता डिकोड करता है। नॉन वर्बल क्यूज़ यानी अशाब्दिक संकेत जो होते हैं ना, जैसे आपके जेस्चर, आपका पोस्चर, आपका आई कॉन्टैक्ट, आप कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, आँख मिला के बात करते हैं कि नहीं, हाथ का क्या पोजीशन है, कैसे खड़ा होते हैं, ये सभी नॉन वर्बल क्यूज़ हैं। कई बार एज़ अ टीचर आपको बड़ा इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होता है, क्योंकि कक्षा में नॉन वर्बल क्यूज़ आपको बहुत कुछ बताते हैं। आपके जो आपके स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में भी बताते हैं कि वो उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, उनके हाव-भाव से पता चल जाता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है कि अगर कम्युनिकेशन सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ हो, यानी सीनियर से जूनियर की तरफ अगर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो टॉप टू बॉटम है, ऊपर से नीचे हो रहा है, इसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। और वही अगर जूनियर से सीनियर की तरफ हो रहा है, तो इसको अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे कोई सुझाव जूनियर दे सकता है, कोई शिकायत कर सकता है, अपने सीनियर से ही तो करेगा ना, तो इसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। जो बाधाएँ हैं ना, वो कहीं न कहीं संचार की प्रभावशीलता कम करती हैं, और ये बाधाएँ कई प्रकार की हो सकती हैं। बाधा जो है वो सिमेंटिक भी हो सकता है, यानी अर्थ संबंधी बाधा, जिसमें अर्थ ही ना समझ में आए। बाधा जो है लैंग्वेज का भी हो सकता है। बाधा जो है वो फिजिकल डिस्टेंस का भी, फिजिकल बैरियर भी हो सकता है, और मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल बैरियर भी हो सकता है। किसके खिलाफ अगर आपके दिमाग में पहले से बैठा है कि ये इंसान अच्छे से पढ़ाता नहीं है, अच्छे से बताता नहीं है, और आप कितना भी चाहें फिर नहीं पढ़ पाएँगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठ गई हैं। ये प्रभावशीलता को कम करेगा। मास कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? जन संचार। एक साथ
और हज़ारों, लाखों लोगों से अगर आप बात करना चाहते हैं, उनसे रूबरू होना चाहते हैं, तो बड़े ऑडियंस के लिए जो है ये मास कम्युनिकेशन होता है। सिमेंटिक बैरियर अभी हमने बात किया कि शब्दों के गलत अर्थ या अर्थगत बाधा भी हम कहते हैं इसको, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, इसको हम कहते हैं सिमेंटिक बैरियर, है ना? फीडबैक क्या होता है? जब भी आप कम्युनिकेशन में फीडबैक की बात करते हैं ना, तो इससे ये कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है ना? जो कम्युनिकेशन जो है वो फीडबैक के माध्यम से पूरा होता है कि एक तरफ़ा से द्वितरफ़ा कम्युनिकेशन हो जाता है। कम्युनिकेशन में क्या होता है? सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और फीडबैक, SMCRF। तो सेंडर ने मैसेज एन्कोड किया, एक माध्यम का चुनाव किया, रिसीवर तक पहुँचाया, रिसीवर ने डिकोड किया और फीडबैक दिया, प्रतिक्रिया दिया, जिससे ये कम्युनिकेशन का साइकिल कंप्लीट हुआ। ग्रेप वाइन एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, अफवाह रूपी अनौपचारिक संचार। कई चीज़ों में ये काम भी आता है। मान लीजिए कहीं नेटवर्क नहीं है और ये सारी चीज़ें नहीं हैं और लोगों को बताना है, बहुत जंगल में कोई बात बतानी, वही ऐसे-ऐसे है कि ये घटना लैंडस्लाइड हुआ है या जो भी, तो इसमें भी ग्रेप वाइन यूज़ आता है और ग्रेप वाइन का खराब भी है। कई बार मान लीजिए बहुत भीड़-भाड़ वाला इलाके में आपको बहुत भीड़ है वहाँ पर और कोई अफ़वाह फैल गई और लोग एक-दूसरे के ऊपर कूद गए। ये भी ग्रेप वाइन का एक नुकसान भी है ना? कम्युनिकेशन की क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट बिल्ड करता है ना? कि भाई कम्युनिकेटर की क्रेडिबिलिटी यानी जो प्रेषक हैं, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर वो विश्वसनीय है ना? तो वो कहीं न कहीं भरोसा बढ़ाएगा। विश्वसनीय आप कैसे बनेंगे? सही जानकारी प्रदान करके। चैनल कौन-सा सेलेक्ट करते हैं आप कम्युनिकेट करने के लिए, कौन-सा माध्यम का चुनाव करते हैं, उससे कहीं न कहीं गति व शुद्धता दोनों प्रभावित होता है। काइनेसिक्स जो है, ये बॉडी लैंग्वेज का स्टडी को हम काइनेसिक्स कहते हैं। हम कैसे उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, बात करते हैं, आँख मिलाते हैं, ये सारी चीज़ों का भी स्टडी होता है, इसको हम काइनेसिक्स कहते हैं। प्रॉक्सिमिक्स मतलब कम्युनिकेशन में स्पेस का जो अध्ययन होता है कि भाई कम्युनिकेशन में कितना स्पेस का मतलब क्या है? एक तो इंटीमेट स्पेस होता है, मतलब अगर आप जिससे आप बहुत क्लोज़ हो, बहुत प्यार करते हो, अपने स्पाउस से, अपने माता-पिता से, अपने बच्चों से, तो वो इंटीमेट स्पेस हो जाएगा। एक जो है इसके बाद आता है आपका आपके फैमिली फ्रेंड्स जो होते हैं, तो ये आपके क्लोज़ हो जाएँगे। एक होता है प्रोफ़ेशनल जो आपके रहेंगे, तो उसमें आप कम से कम 2 फीट या उससे अधिक 3 फीट तक का डिस्टेंस रखते हैं। और इसके बाद मास कम्युनिकेशन करते समय और ये स्पेस बढ़ता जाता है। तो प्रॉक्सिमिक्स ये स्पेस का स्टडी करता है। याद रखिएगा काइनेसिक्स मतलब बॉडी लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक मतलब स्पेस। एक क्रोनेमिक्स भी होता है, याद रखिएगा। क्रोनेमिक्स। अब आपको ये सर्च करना है और बताना है CHRONEMICS क्रोनेमिक्स किस चीज़ का स्टडी है? मैं आपको पूछता हूँ, आप सर्च करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मल्टीडिसिप्लिनरी और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट, मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब बहुविषयक। अब किसी एक ही विषय को पढ़ें 1 साल में ऐसा ज़रूरी नहीं। आप अपने रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव कर सकते हैं, जिसमें माइनर और मेजर सब्जेक्ट का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा ला दिया गया है और इससे लचीलापन बढ़ा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल जो है, ये उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता और मूल्यांकन HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी असेसमेंट को इंश्योर करता है। नैक का रेटिंग भी मिलता है। वही NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है, ये भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग करते हैं अलग-अलग मैट्रिक्स के आधार पर। ICT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। बैंडविड्थ के बारे में कई बार सवाल पूछा गया। बैंडविड्थ जो है ये डेटा ट्रांसफर कैपेसिटी नेटवर्क का कितना है, इसको हम बैंडविड्थ कहते हैं कि डेटा ट्रांसफर की क्षमता कितना है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ना, एक वोलेटाइल टाइप की मेमोरी होती है और रोम जो है रीड ओनली मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये वेब रिसोर्सेज को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका नाम है। ई लर्निंग जो है कहीं न कहीं LMS द्वारा इनेबल होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा, जैसे मूडल है, गूगल क्लासरूम है, ये ई लर्निंग में आता है। फायरवॉल आपके नेटवर्क में अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, जिसको ऑथराइजेशन नहीं है, वो एक्सेस नहीं कर सकता, उसके लिए फायरवॉल का इस्तेमाल होता है ताकि कोई हैकिंग, फिशिंग ये सभी ना हो आपके कंप्यूटर पे। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो है, ये HTTP और HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल
और उसी का एक सिक्योर आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इन प्रोटोकॉल्स के ऊपर HTTPS के ऊपर WW काम करता है। कैसे? आप जब भी वेबसाइट खोलते हैं तो ऐसे लिखा रहता है ना, HTTPS, फिर ऐसा लिखा रहेगा, फिर यहाँ www डॉट और मान लीजिए UGC net.NTA.AC.in ऐसे करके लिखा रहता है। तो वो क्या है, ये HTTPS के ऊपर ही ये वर्क करता है। डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल साक्षरता का मतलब क्या है? अगर आप सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को बहुत ही कुशल तरीके से उपयोग कर पाते हैं, तो यानी आप डिजिटली लिटरेट हैं, डिजिटली साक्षर हैं। तो आजकल तो सभी कर ही पाते हैं, आप डिवाइस में मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप का इस्तेमाल कर ही पाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है ना, ये दूरस्थ सर्वरों पर डेटा को संग्रहित करता है। रिमोट सर्वर्स, दूर दराज के इलाकों में जो सर्वर्स हैं उनके ऊपर डेटा को स्टोर करता है। स्वयं प्रभा जो है वो DTH टीवी एजुकेशनल चैनल्स का संग्रह है। स्वयं प्रभा, NPTEL, अच्छा हाँ, ये DTH चैनल्स जो है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और आपके डिश एंटीना के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ये आता है। NPTEL जो है ये इंजीनियरिंग और साइंस के कोर्सेज को ऑनलाइन प्रोवाइड करता है ना? एक आर्गुमेंट, अगर हम लॉजिकल रीजनिंग में आ गए हैं तो आर्गुमेंट जो है उसमें प्रीमाइसेस और कंक्लूजन दोनों होता है। प्रीमाइसेस में सबसे पहले प्रीमाइस 1 होता है, फिर प्रीमाइस 2 होता है, फिर हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग नाम से समझ में आ रहा है, जिसमें हम इंड्यूस करें, कुछ जोड़ें, कुछ एडिशन करें। इंडक्टिव रीजनिंग जो है, अगर जोड़ना है तो कम से ही तो आगे बढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर से, स्पेसिफिक से अगर हम जनरल की तरफ, सामान्य की तरफ जाते हैं तो वो इंडक्टिव रीजनिंग है। और सामान्य से विशिष्ट की तरफ अगर हम जाते हैं, है ना, सामान्य से विशिष्ट की तरफ अगर हम जाते हैं, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ हम जाते हैं, तो उसको हम डिडक्टिव कहते हैं, क्योंकि यहाँ डिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। वेन डायग्राम इस प्रकार का होता है, देखिए ये है वेन डायग्राम का एग्जाम। ऐसा होता है ना कई बार, या फिर ऐसा भी होता है। तो ये जैसे बीच वाला ये स्पेस जो है, ये कोइंसाइड कर गया। तो वेन डायग्राम लॉजिकल रिलेशन को दर्शाता है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन मैंने आपको बैच में पढ़ाया हुआ है, AEI और O। यहाँ पर एक स्क्वायर बनता है और ये आपस में जो है कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन इनका होता है ना? कोई सब कॉन्ट्री रिलेशन है। ये जो है, ये ऊपर की दुनिया मैंने आपको बताया था, ये नीचे की दुनिया है ना? और इसमें ऑल है, इसमें नो है, इसमें सम होता है और यहाँ सम नॉट होता है, यहाँ सम होता है और यहाँ सम नॉट होता है ना? ऑल, नन, सम और सम नॉट। तो ऐसे करके मैंने आपको बताया, क्लास में बहुत डिटेल में बताया मैंने। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कहीं न कहीं हमारे कथनों के संबंध को बताता है, प्रोपोजिशन रिलेशन को बताता है। मीन क्या होता है? मीन यानी माध्य, और माध्य जो है एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा, डेटा का औसत जो है, इसको हम माध्य कहते हैं। मीडियन जो है मिडिल वैल्यू होता है सॉर्टेड डेटा का, मतलब अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे डेटा को, यानी घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में, अगर आप घटते क्रम या बढ़ते क्रम में अगर आप डेटा को सजा देते हैं, तो इसको हम मीडियन कहते हैं। जो पिछला क्रम आएगा वो मीडियन होगा। और मोड जो होता है बहुलक, तो ये अच्छा, हम मीडियन को मध्यक कहते हैं। और बहुलक जो है ये सर्वाधिक आवृत्ति वाला मान होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होता है मोड, है ना? स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये डिस्पर्जन को, फैलाव का माप करता है कि डेटा कैसे फैला हुआ है, कितना डेटा कहाँ-कहाँ है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। नॉर्मल कर्व जो है ना, ये सिमेट्रिकल बेल शेप होता है ना? यानी कि अगर मैं बोलूँ तो ये ऐसे ही करके, तो ये नॉर्मल कर्व हो जाएगा, बेल शेप, सिमेट्रिकल, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है ये -1 से +1 तक रेंज करता है, याद रखेंगे। कोरिलेशन कोएफिशिएंट सहसंबंध गुणांक -1 से +1 तक। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब धनात्मक सहसंबंध, ये दोनों वेरिएबल जहाँ इंक्रीज करते हो, दोनों चर बढ़ते हो। रिग्रेशन जो है, प्रतिगमन जिसे हम कहते हैं, ये प्रेडिक्ट करता है कि एक वेरिएबल का एक चर से दूसरे का अनुमान लगाता है, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल का अनुमान लगाता है, रिग्रेशन, प्रतिगमन। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है ये कंपेयर करता है मीन, 3 या उससे अधिक ग्रुप अगर शामिल हो तो वहां पर एनोवा लगता है, याद रखेंगे। एनोवा जो है 3 या 3 से अधिक ग्रुप्स अगर अवेलेबल, उनके मीन को कंपेयर कर, उनके माध्य को की तुलना करता है आपस में। काई स्क्वायर टेस्ट जो है ये वेरिएबल्स के बीच में असोचरों के संबंध की परीक्षण करता है, काई स्क्वायर टेस्ट। हाँ, सस्टेनेबल, अब हम यूनिट 9 पे आ चुके हैं अपने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये प्रेजेंट नीड्स को
भी पूरा करते हुए आगे के फ्यूचर की आवश्यकताओं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं फ्यूचर को भी नुकसान ना पहुंचे, इसको हम सतत विकास कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में अगर हम बात करें, एसडीजी के बारे में, 2015 में जो है हमने सतत विकास लक्ष्य एसडीजी जो है, ये कुल मिला के आपके 17 गोल्स और 169 टारगेट्स, 169 टारगेट्स और 17 गोल्स हैं। 2030 तक का लक्ष्य 15 साल का। 2000 में एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया था, लेकिन वो उतना विविध नहीं था, उतना व्यापक नहीं था, तो एसडीजी लाया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ये अपने हम करंट नीड्स को पूरा भी करें और फ्यूचर को भी हार्म ना करें, इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास कहते हैं। ओजोन परत, जो ओजोन लेयर है ना, ये यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। चिपको आंदोलन के बारे में बात करें तो हम कभी नहीं बोलेंगे सुंदर लाल बहुगुणा को, सुंदर लाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन की शुरुआत इन्होंने ही की थी, है ना। उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था ये। फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वन संरक्षण के लिए था, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए एक जो है मास लेवल पर और आम जनता द्वारा किया गया एक प्रदर्शन था, एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था, जो विश्व विख्यात हुआ। पूरे वर्ल्ड में इससे इंस्पायर होकर और भी आंदोलन आगे बढ़े। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जित हो रहे हैं, उससे ग्रीन हाउस गैस जो निकल रहे हैं, उससे जो है ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और उससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और ग्लोबल टेम्परेचर में राइज हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये 1986 में इनेक्ट हुआ था, याद रखिए। यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो होता है, ये क्लाइमेट चेंज को, जलवायु परिवर्तन का नियंत्रण के लिए यूएनएफसीसीसी जो है ये आया। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? धारण क्षमता का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन जिसको इन्वायरमेंट सपोर्ट करे। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट पूछा गया था आपके एग्जामिनेशन में, PYQ है ये, है ना, कि कैरिंग कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम पॉपुलेशन इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट, एक पर्यावरण जितनी आबादी झेल सकता है उसको हम कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। EIA क्या होता है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। किसी भी कोई भी काम आप चालू कर रहे हैं तो उस पर्यावरण के ऊपर उसका क्या प्रभाव होगा, उसका मूल्यांकन करना जरूरी होता है, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। कार्बन फुटप्रिंट, हर एक इंसान, हर एक जीव जो है वो कुछ ना कुछ कार्बन उत्सर्जन करता है। तो कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि मानव गतिविधियों से जो उत्सर्जन हो रहा है, एमिशन हो रहा है, वो क्या कितना हो रहा है। हर इंसान का कुछ कार्बन फुटप्रिंट है और उसको हमें कम करना है। अपने अपने कार्बन कैसे कम कर सकते हैं? छोटे-छोटे स्टेप्स लेके, जैसे प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दीजिए, पैक्ड फूड का उपयोग बंद कर दीजिए, उससे भी प्लास्टिक बचेगा। इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कम करिए, लाइट्स वगैरह, फैन वगैरह ऑन करके मत छोड़िए, जितना ज़रूरत हो उतना उपयोग करिए, तो ये कार्बन फुटप्रिंट को आपके कम करता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? जैव विविधता हॉटस्पॉट मतलब अगर एक ही जगह पे बहुत विविध रूप से अलग-अलग जीव, जंतु, प्राणी, पेड़-पौधे, अलग-अलग उनकी जो है वो प्रजातियां उपलब्ध हों या वहाँ हों, तो इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जैसे हमारे यहाँ जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में जो है वो अपने यहाँ कर्नाटक वाले क्षेत्र में जो है बायोडाइवर्सिटी हॉट, वेस्टर्न घाट जिसको हम कहते हैं, है ना, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, वो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है हमारे भारत में, रिच है, वहाँ थ्रेटेंड इकोसिस्टम है, यानी संकटग्रस्त भी कई बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा बायोडायवर्सिटी है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा शिकार भी होने लगता है और इससे कहीं न कहीं क्षरण और हानि पहुँचता है। भारत में जो जनगणना है वो हर 10 वर्ष में होता है, चूँकि इस बार कोरोना आ गया था तो 2011 के बाद से अभी तक जो है ये इसका प्रक्रिया चल ही रहा है। 2011 से अभी 2021 में होना था, लेकिन कोविड की वजह से हो नहीं पाया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय पर आधारित होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कि एक एक देश है उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, उसका शिक्षा का स्तर कितना और इनकम कितना है उसके ऊपर। नीति आयोग जो है ना, ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस इसने किया 2015 में। योजना आयोग चलता था, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया गया और इसके जो हेड होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, PM ऑफ इंडिया। जेंडर डेवलपमेंट यानी लैंगिक विकास, ये इंश्योर करता है कि समान अवसर मिले सबको, है ना, चाहे किसी भी जेंडर, किसी भी लिंग से आते हों। स्किल इंडिया मिशन जो है इसका फोकस है एम्प्लॉयबिलिटी पे। स्किल इंडिया जो है ये कौशल व रोजगार बढ़ाने हेतु मिशन चलाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। और
101वां वन लाइनर हमारा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, आरटीई, है ना, 2009 में आया था ये। और ये इंश्योर करता है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन। और अगर बच्चा जो है वो हैंडीकैप्ड है या उसको कोई फिजिकली वीक एंड डिसेबल है, तो ये 6 से 18 साल तक भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दिया जाएगा। राइट टू एजुकेशन ये एक अधिकार बना दिया गया है ना। तो ये था कुछ पेपर वन के 101 वन लाइनर्स। अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि ऐसे ही हम आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सेशन लेके आते रहें और बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है और ऐसे ही आप तैयारी करना चाहते हैं आगे भी, आप हमसे जुड़ सकते हैं 9015958713। इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके, विनय सर का नंबर है, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आप जुड़ जाएंगे बैच में। और अभी जुड़ेंगे तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये एग्ज़ाम भी मिलेगा और नेक्स्ट एग्ज़ाम का जो जून 2026 वाला जो एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत जल्द। तो उस बैच में भी आप जुड़ जाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। बिल्कुल बेहतरीन तैयारी होता है। और वहीं जो है आप अपना अगर जेआरएफ या नेट है अचीव करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देंगे, हाइप कर देंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।